इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को मुतासिर करते हैं। इसमें से पहला फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट को समझने के लिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना होता है। जैसे कि लिखा गया है कि केमिकल रिएक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट यूज़ करते हैं हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एलिमेंट का ताल्लुक किस ग्रुप से है और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसी हवाले से जो केमिकल रिएक्टिविटी है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यानी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि ग्रुप नंबर 1A एलिमेंट जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है और ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में। जैसे कि लिखा गया ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, या अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि अल्कली मेटल में आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं और जिसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1 है। तो जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल में आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होता है और जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 होते हैं। तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, डोनेट कर सकते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अल्कली metals are more reactive than alkaline earth metal because alkali metals contain only one valence electron while alkaline earth metal contain 2 valence electron। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो कैसे, देखिए सोडियम है। सोडियम का ताल्लुक है अल्कलाइन यानी अल्कली मेटल से है और सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम सोडियम का एक पीस को वाटर में डालेंगे तो एक एक्सप्लोजन, एक रिएक्शन होती है, एक वेगरस रिएक्शन होती है। तो इसका रीज़न ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जबकि अगर हम इसके मुकाबले में अगर हम कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो इससे कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होता है। तो इसमें हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट हैं और इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है, इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अब रिएक्टिविटी में हम एक और पॉइंट पे भी डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि जो आयनिक नेचर वाले कंपाउंड होते हैं इनकी रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू दी कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो पहले से ही ब्रेक होते हैं एक्वस फॉर्म में, और जबकि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं उनको पहले ब्रेक करना पड़ता है और फिर वो कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड नॉर्मली एक्वस फॉर्म में पहले से ही आयंस ब्रेक होते हैं और वो जस्ट क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और इनके लिए टाइम कम लगता है, केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्शन फास्ट होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड को पहले तोड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद वो कंबाइन हो जाते हैं तो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने लिखा कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फास्टर देन द कोवलेंट कंपाउंड्स बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर only combined with the oppositely charged ion while the covalent compounds are first breaked and then combined to form a new product। इसके लिए हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस फॉर्म में है, NaCl भी एक्वस फॉर्म में है। अब ये पहले से ही ब्रेक है, अगर हम इन दोनों सोल्यूशन को मिलाएंगे तो हमारे पास रैपिडली इमीडिएटली क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो क्योंकि ये नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, आयनिक कंपाउंड है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्टेंट में मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं अगर रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस है और क्लोरीन भी एक गैस है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा इसका पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन हमारे पास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का नेचर क्या होगा, फास्ट होगा। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन कम होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो हमेशा स्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर हो या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। इसको एक और तरीके से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कोई वुड का पीस है हमारे पास, अगर हम इसको एयर के साथ जलाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अगर इसी वुड को हम यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस को अगर हम प्योर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, यानी प्योर ऑक्सीजन का मतलब ये कि 100% ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, यानी फास्ट होगा। अच्छा देखिए, अगर वुड को हमने एयर के अंदर हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की मकदार कितना है, 21% होता है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। जबकि हमारे पास प्योर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100% होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिएक्शन का नेचर क्या है, यानी स्पीड होता है। तो इससे भी हमें ये बात पता चला कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, यानी एयर में ऑक्सीजन का मकदार 21% है और जबकि खाली ऑक्सीजन में 100% होता है, तो इसलिए यानी कंबस्टेबल किसी भी चीज़ के साथ अगर हम एयर के साथ जलाएंगे तो रिएक्शन स्लो होगा, अगर प्योर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्टिविटी के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिएक्शन केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। लाइक लिखा गया कि सरफेस एरिया इज़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जिंक को अगर हम प्लस HCl के साथ मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन स्लो है। अगर हम जिंक का पाउडर बनाएं, अगर हम जिंक को कूट के इसका पाउडर ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे, फिर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि पाउडर बनाने से रिएक्टिव सेंटर बढ़ जाते हैं और इंटीरियर मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, आसानी से रिएक्ट। जबकि पीस ऑफ जो जिंक है इसके अंदर क्या होते हैं, इंटीरियर मॉलिक्यूल रह जाते हैं, तो रिएक्शन का नेचर हमेशा स्लो होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म ऑफ द जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जिंक के मुकाबले में, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, रिएक्टिव सेंटर ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा रिएक्शन का नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। देखिए, टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। बेशक रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक हो या एक्सो हो, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग में टेम्परेचर चाहिए होता है और बाद में एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियल हम टेम्परेचर की बात करते हैं इनिशियली। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होने से क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन का इंक्रीज होने से क्या होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनता है।
तो इसी तरह से टेम्परेचर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेशन को समझने के लिए एक इक्वेशन है जिसका नाम है एरहेनियस इक्वेशन, ताकि हम एरहेनियस इक्वेशन से भी हम ये प्रूफ करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एरहेनियस इक्वेशन क्या है? एग्जाम में सवाल आएगा कि व्हाट इज द एरहेनियस इक्वेशन, तो आप लिखे K इज इक्वल टू ए ई, हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी है। K क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट है, ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और ए क्या है, एरहेनियस कांस्टेंट है। तो अब आप देखें कि इस केस में हमारे पास जो K है और इसके अलावा हमारे पास जो T है, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है, ये दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और जबकि बाकी ये तमाम के तमाम क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, K इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो K हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर क्या है, K इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो K ज़्यादा होगा, और K ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये आप अच्छी तरह याद करें कि K हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का K के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है। तो हम ये कह सकते हैं कि K इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से हम इस इक्वेशन के ज़रिए से भी हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का K के साथ यानी रेट कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और जबकि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट के बारे में हमें पता है वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है यानी इंक्रीज करता है। तो इंशाल्लाह कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। इसके बारे में हम अगला एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको डिटेल में समझा देंगे कि कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है।